भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम फहम भाषा में कांग्रेस, इस पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि ये एक परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की। लेकिन एक ऐसा भी शख्स इस पार्टी में था जो गांधी परिवार के बाद इस पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखता था। आप उसको ऑफिशियल माने, अनऑफिशियल माने, लेकिन वो था इसलिए कि अब वो नहीं है। उस शख्स का नाम था अहमद पटेल, जिसे कांग्रेस पार्टी का चाणक्य कहा जाता था, जो पार्टी को अब तक हर मुसीबत से उबारता आया था, जिसने कभी इंदिरा गांधी की मदद की, राजीव की मदद की और जो सोनिया गांधी को भारतीय राजनीति में स्थापित करने में कामयाब रहा था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज बात करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की, जिनका कोरोना संक्रमण की वजह से 25 नवंबर की सुबह निधन हो गया। अहमद पटेल के निधन की जानकारी उनके बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल सोनिया के अलावा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अहमद पटेल को श्रद्धांजलि दी। चाहे वो अहमद पटेल की सियासत से इत्तेफाक रखने वाले नेता हों या फिर उनकी सियासत के धुर विरोधी। शायद ही कोई ऐसा नेता है जिसने अहमद पटेल के निधन के बाद श्रद्धांजलि न दी हो, दुख न जताया हो। इसकी वजह है सियासत में अहमद पटेल की वो स्वीकार्यता जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन से हासिल किया था, जो कांग्रेस के पुराने नेताओं और नए नेताओं के बीच पुल का काम करते थे। आज की राजनीति में जो परिवारवाद सभी पार्टियों में पसरा हुआ है, अहमद पटेल उससे कोसों दूर थे। बात 1977 की है, जब अहमद पटेल ने देश की राजनीति में कदम रखा था। वो दौर था इमरजेंसी के बाद का, जब पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी। तब 26 साल का एक नौजवान भरूच में स्थानीय चुनाव जीत कर आया था। नाम था अहमद भाई मोहम्मद भाई पटेल। इंदिरा गांधी की नजर उस नौजवान पर पड़ी और उन्होंने उसे भरूच से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। पूरे देश में कांग्रेस की दुर्गति हो गई, लेकिन इस नौजवान ने कांग्रेस विरोधी लहर में भी जीत का परचम लहरा दिया। इसका इनाम भी मिला और अहमद पटेल गुजरात यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। इंदिरा उन्हें अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन अहमद पटेल ने पद से ऊपर संगठन को रखा और संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई। इंदिरा ने बात मान ली। 1983 में वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद के चुनाव में राजीव गांधी ऐतिहासिक जीत हासिल कर प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी अहमद पटेल को कैबिनेट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। अहमद पटेल ने फिर से इनकार कर दिया और तब वो संसदीय सचिव बने। 1 साल के अंदर ही उन्हें एक और प्रमोशन मिला और उन्हें गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इस दौरान वो लगातार भरूच लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे थे। 1989 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो उस वक्त राजीव गांधी की सरकार शाहबानों से लेकर बोफोर्स घोटाले तक में घिरी थी। नतीजा यह हुआ कि अहमद पटेल भी चुनाव हार गए। उनकी भरूच सीट पर पहली बार बीजेपी ने कब्जा कर लिया। 1991 में जब दोबारा चुनाव हुए, तो अहमद पटेल को दोबारा बीजेपी के चंदू भाई देशमुख ने मात दे दी। इसके बाद से ही अहमद पटेल ने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अहमद पटेल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया। 1996 में जब कांग्रेस की कमान नरसिम्हा राव के हाथ से निकलकर सीताराम केसरी के हाथ में चली गई, तो उन्होंने अहमद पटेल को पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दिया। 2 साल बाद फिर से सत्ता बदली और पार्टी की कमान फिर से गांधी परिवार के हाथ आ गई। सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन गई। तब सोनिया गांधी के निजी सचिव हुआ करते थे विंसेंट जॉर्ज। अहमद पटेल की विंसेंट जॉर्ज से बिल्कुल भी नहीं बनी और फिर अहमद पटेल ने कुछ ही दिनों के बाद कोषाध्यक्ष वाला पद छोड़ दिया। इसके बाद वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार बन गए और जब से वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार बने, ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, कांग्रेस में गांधी परिवार के बाद दूसरे सबसे ताकतवर शख्स हो गए। सोनिया गांधी जब भी किसी से कहती कि वो सोचकर फैसला लेंगी, तो इसका मतलब यही निकाला जाता था कि वो अहमद पटेल से बात करके ही फैसला लेंगी। अहमद पटेल के साथ उनका ये कद मरते दम तक बना रहा। न तो कभी टीवी चैनल पर दिखना, न ही मीडिया में किसी तरह का बयान देना और न ही किसी तरह की चकाचौंध के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना। इन सब से हमेशा दूर रहने वाले अहमद पटेल को जितना उनके सियासी कदरदान भाव देते हैं, उतना ही उनके राजनीतिक विरोधी भी। उनकी पहुंच हर तबके तक थी, मीडिया से लेकर जुडिशरी तक और उद्योग जगत से लेकर फिल्म जगत तक। लेकिन वो कभी इन्हें लेकर सामने नहीं आए, हमेशा पर्दे के पीछे रहे, हमेशा सत्ता से दूर, लेकिन उतने ही ताकतवर रहे। इतने कि कांग्रेस को छोड़िए, बीजेपी का भी कोई नेता उनकी बैड बुक में नाम दर्ज करवाने से बचने की कोशिश करता था। पार्टी के लिए पैसे जुटाने की बात हो या रणनीति बनाने की,
हर मोर्चे पर अहमद पटेल ने फ्रंट फुट पर ही बैटिंग की। इसका सबसे हालिया उदाहरण साल 2017 में हुए गुजरात राज्यसभा का चुनाव था। तब गुजरात में राज्यसभा चुनाव में सबने ये मान लिया था कि इस बार अहमद पटेल चुनाव हार जाएंगे। वजह यह थी कि तब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार बलवंत राजपूत को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन अहमद पटेल ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। क्रॉस वोटिंग हुई, आधी रात को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया, रिकाउंटिंग हुई और जब वहां से अहमद पटेल रात को 2 बजे निकले तो वह हारी हुई बाजी जीत चुके थे। रात 2 बजे अहमद पटेल को विजयी घोषित किया गया था। लेकिन अहमद पटेल कोरोना को मात नहीं दे सके। राजनीति की बिसात पर हर मोहरे को बेहद सधे हुए अंदाज में चलने वाले अहमद पटेल को कोरोना जैसी भयानक महामारी ने हरा दिया। उनके जाने के बाद कांग्रेस में यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि उनकी जगह कौन लेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।